कहता है जोकर सारा जमाना, मेरा नाम जोकर। अटेंशन! आधे इधर आधे उधर, बाकी सारे इधर, क्योंकि शुरू हो गया है मेरा नाम जोकर। ये बताने की आप लोगों को बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आज हम किस जोकर की बात करने वाले हैं। आज बात होगी अंग्रेजों के जमाने के उस जेलर की जैसा जेलर हर कैदी अपने जेल में चाहता है। जी हाँ, असरानी, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? कैदियों, कान खोल कर सुन लो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या? परिंदा हुजूर, कबूतर। कबूतर निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। फिल्म शोले में असरानी का निभाया जेलर का किरदार ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया और आज तक ये रोल उनके करियर की हाईलाइट माना जाता है। साहब, आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या हो गया? क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, हमारी जेल में सुरंग? खास बात यह है कि फिल्म शोले में उनका ये रोल करीब 10 से 12 मिनट का ही था, लेकिन इसका असर आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। जेल का कोना कोना छान मारो, आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ आओ। असरानी शोले के जेलर कैसे बने, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी। दरअसल हुआ यह कि फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने जब असरानी को रोल सुनाया तो उन्हें लगा कि ये रोल तो काफी मुश्किल है और 10-12 मिनट के रोल के लिए उन्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। सलीम जावेद ने उनसे कहा कि ये रोल हालांकि कॉमिकल है लेकिन एक तरह से हिटलर पर स्पूफ है और उन्हें उसी के अंदाज में एक्टिंग करनी पड़ेगी। हिटलर, अरे जब वो नहीं सुधरा तो हम क्या सुधरेंगे? इसके बाद शुरू हुई इस रोल के लिए असरानी की तैयारी। जावेद अख्तर ने उन्हें वर्ल्ड वॉर 2 पर आधारित एक किताब दी। इससे उन्होंने हिटलर के लुक और उनके कपड़े पहनने के अंदाज पर रिसर्च की। असरानी की चाल ढाल और गेटअप चार्ली चैपलिन की फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर से लिया गया था, जिसमें चार्ली चैपलिन ने इसी तरह का रोल किया था। अटेंशन! हमने कहा अटेंशन! सर, वो तो पहले ही से अटेंशन है। हम जानते हैं। डायलॉग्स तो जो हैं, लेकिन जो अदायगी है वो उसकी अपने अभिनय से और अपनी जो तरह तरह की मुखाकृतियां और तरह तरह के मतलब वो डायलॉग्स के बीच में वो खांसना और ये करना और करना, ये सब तो जाहिर है एक्टर के अपने होते हैं। उसने उसको जितना अच्छा वो लिखा गया था और जितना अच्छा कंसीव किया गया था उससे बेहतर उसने उसको एग्जीक्यूट किया। यहीं आके एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है।
इस छोटे से रोल के लिए ही जब सलीम जावेद और निर्देशक रमेश सिप्पी के साथ असरानी की कई मीटिंग्स हुई तो असरानी बेहद हैरान थे। वो बोले कि इतने छोटे से रोल के लिए इतनी डिटेलिंग, आप लोग तो कमाल कर रहे हैं। अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। इस किरदार की चाल ढाल और बोलने का अंदाज हिटलर जैसा होना था। असरानी के एक टीचर ने न्यूयॉर्क के फिल्म इंस्टीट्यूट में हिटलर की रिकॉर्ड की गई आवाज सुनी हुई थी। उन्होंने असरानी को इस आवाज के बारे में बताया। इसके बाद असरानी ने जमकर रिहर्सल की और फिर शूटिंग के दिन हिटलरी अंदाज में असरानी बन गए अंग्रेजों के जमाने के जेलर। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग। अब एक बोलता है आहा, वो कैसे होगा, वो तुम जानो। तो लकीली क्या था, मैं कई बार बोलता हूँ, आप वर्ल्ड के किसी भी फिल्म इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे तो हिटलर की आवाज को रिकॉर्ड करके रखा गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो लकीली मेरे टीचर ने सुन ली थी न्यूयॉर्क में, तनया साहब ने, और आपको इंस्टीट्यूट में सुनाई थी। तो उन्हें बताया कि ऐसे था। तो वो क्या करता था, तो हम आर्यन हैं, हमारे पागल है सर। तो उसकी वॉइस में उतार चढ़ा बहुत थे। हमने पकड़ लिया, मैंने कहा हमारे जेल में पिस्तौल जी, हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों। असरानी वाला जो पोर्शन है वो फिल्म में बाद में जोड़ा गया था और उसने जो है कई हफ्ते तक उस फिल्म को जो है असरानी के उस कैरेक्टर ने खींचा है। पहले नहीं था, क्योंकि वो उसमें जब पहले हफ्ते में फिल्म रिलीज हुई थी तो वहां पे काफी रिस्पांस जो है अच्छा नहीं था, तो वो काट छांट की गई थी एक, तो उसमें जो है ये बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई थी कि लेंथ कम की जाए उसकी, ये कुछ किया जाए। तो लेकिन जब असरानी वाला पोर्शन आया था तो उसने तो पब्लिक को जो है, जो लोग एक दो बार पहले देख चुके थे वो कई बार और देखने आते थे, सिर्फ इसी वजह से कि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। 1975 में रिलीज हुई शोले का ये छोटा सा रोल ही असरानी के करियर का सबसे यादगार रोल बन गया। जिस तरह जगदीप और अमजद खान शोले के अपने किरदारों से आगे नहीं बढ़ पाए, उसी तरह असरानी के पूरे करियर पर भी जेलर का ये किरदार हावी रहा। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। खड़ी खड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। जो भी हो, इस रोल से असरानी का कॉमेडी एक्टिंग वाला करियर चल निकला था। लेकिन शोले का रोल मिलने तक का सफर असरानी के लिए इतना आसान नहीं था। साल 1941 में जयपुर में जन्मे असरानी का पूरा नाम गोवर्धन असरानी है। पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग कोर्स पूरा करने के बाद असरानी हीरो बनने के इरादे से मुंबई आ गए थे। असरानी बंबई क्या आए, उन्होंने तो उस दौर के बड़े बड़े हीरोज को डरा दिया। दरअसल असरानी ने 1969 में फिल्म उमंग साइन की। इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसमें 12 नए लड़कों और 12 नई लड़कियों को एक साथ साइन किया गया था। एक ही फिल्म में 12 नए हीरोज वाली बात की पब्लिसिटी भी बहुत हुई। उस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा थी कि एक साथ 12 नए हीरोज लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ जमे जमाए हीरो को चिंता होने लगी कि भाई एक साथ अगर 12 नए हीरोज को लॉन्च किया गया है तो फिर हम कहां जाएंगे, सुरंग में। फिल्म की शूटिंग मुंबई के लटवाल स्टूडियो में शुरू हुई तो उस जमाने के कुछ एक्टर लटवाल स्टूडियो में आकर इनकी शूटिंग देखते थे कि आखिर इन नए हीरोज में दम कितना है। लेकिन वो जल्दी ही समझ गए कि इन 12 नए अभिनेताओं में हीरो बनने के लायक ज्यादा लोग हैं ही नहीं। इन 12 एक्टर्स में से असरानी भी एक थे। और सारी फिल्म लाइन में हंगामा हो गया कि 12 हीरो तो नहीं आ जाए कहीं। तो कुछ हीरो चुप चुप के आकर देख रहे थे, हीरो में दम है कि नहीं, क्योंकि सब न्यू कमर थे। और एक शम्मी कपूर आ गए अंदर देखने से, 12 हीरो आ रहे हैं, हमारे जान को खतरा है, हमारे प्रोफेशन। मैं देख के चले जाते, अच्छा कुछ नहीं। ये फिल्म कब आई और कब गई किसी को पता नहीं चला और इसी के बाद असरानी का असली संघर्ष शुरू हो गया। और फिल्म लगी जी, हम पहुंच गए अलंकार सिनेमा में और बाहर खड़े, हम कोई पहचानता नहीं, खत्म हो गई फिल्म, फ्लॉप हो के वापस आ गए। हम बोलते हमने काम किया जी, इस बार चल मारेंगे, इस फिल्म में काम किया। तो बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था। असरानी के सामने एक अजीब सी परेशानी थी।
जब वो प्रोड्यूसर्स के पास काम मांगने जाते थे तो प्रोड्यूसर्स उनसे कहते थे कि हीरो आप बन नहीं सकते, विलेन आप लगते नहीं और कॉमेडी आपके बस की बात नहीं, तो आपको रोल दे तो कौन सा दे। जब काफी समय तक कोई काम नहीं मिला तो थक हार के असरानी वापस पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए और वहीं नौकरी कर ली। यहीं पर कुछ समय बाद उनकी मुलाकात निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी से हुई। असरानी ने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा कि वो उनकी फिल्म में कोई भी रोल करने के लिए तैयार हैं। ऋषिकेश मुखर्जी ने उनसे कहा कि जब भी उनके लायक कोई रोल होगा तो वो उन्हें याद कर लेंगे। 1-1.5 साल तक असरानी उनके पीछे पड़े रहे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा था। लकीली हमारे एडिटिंग के इंस्ट्रक्टर गैस आर्टिस्ट अपने आते थे, लेक्चरर ऋषिकेश मुखर्जी। अच्छा। तो मैंने कहा इनके पीछे पड़ना चाहिए, और वो मुझे देखते थे कि ये आदमी आता था, फिर आके बॉम्बे आके मिलता था। मैं 1.5-2 साल को हाँ करेगा बाबा करेगा, तुम उधर फिल्म शुरू कर, तुमको देखा उधर, हम करेगा, जब होगा तो करेगा। तो मैंने करेगा 2.5 साल हो गए, करेगा करता तो है नहीं यार। आखिरकार एक दिन ऋषिकेश मुखर्जी असरानी को ढूंढते हुए पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट आए। जब असरानी को पता लगा कि ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें ढूंढ रहे हैं तो उन्हें लगा आज तो उनकी किस्मत खुल ही गई। जैसे ही असरानी को पता चला कि ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वो दौड़े दौड़े ऋषिदा के पास पहुंच गए। लेकिन जैसे ही ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें देखा वो बोले, ए असरानी, ये जया भादुड़ी कौन है? असरानी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। ऋषिदा उन्हें इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि वो उनसे जया भादुड़ी के बारे में पूछ सके, जो उन दिनों पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी। वो जया भादुड़ी को अपनी नई फिल्म गुड्डी में हीरोइन बनाना चाहती। मुझे बुलाया असरानी, अरे मैंने कहा आज तो मेरी किस्मत खुल गई, ऋषिकेश मुखर्जी बुला रहे खुद। मैं भाग तो आ गया, मैं तब तक इंस्ट्रक्टर था वहां पे। हाँ असरानी, जरा ये हमारे सब लोग हैं, मिला तुम? अरे मैंने कहा रोल दे रहा है तो आज। सो थ्रिल्ड, यस सर, नमस्ते नमस्ते सबको। मैंने कहा 5 छू लूं उनके, गुलजार भी देख रहे मेरे को। बोले ना वो तो तुमको देगा। ये लड़की इधर कोई है? मैंने कहा लड़कियां तो बहुत हैं। कौन सी? जया बहादुर नाम का कोई है इधर? अरे मैंने कहा तो उसको देना है। कोई बात नहीं गुड्डी की बच्ची, शादी के फेरे लेते हुए तुझे पकड़ूंगा। मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा पक्की बात? तो मिला हाथ। उन दिनों गीतकार गुलजार ऋषिकेश मुखर्जी के असिस्टेंट हुआ करते थे। असरानी को दुखी देखकर उन्होंने असरानी को बताया कि ऋषिदा गुड्डी नाम की फिल्म बना रहे हैं और उसमें उन्हें भी काम मिल सकता है। बस जल्दी शुरू कर दूंगा। जल्दी शुरू कीजिए ना। अरे इतना जल्दी थोड़ी होता है यार, अभी 4-5 हजार की कमी है, उसकी इंतजाम हो जाए, बस नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर दूंगा। एक बात पूछूं? हाँ पूछ। मेरी हीरोइन साधना होगी ना? अरे कमाल है यार, ये तो दूसरी पिक्चर का प्रपोजल है, इसमें अपनी वो बेबी है ना। बेबी नाथ? अरे नहीं रे, तो शर्मिला। हाँ शर्मिला। कुछ ही दिन बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने जया भादुड़ी को लीड रोल के लिए साइन कर लिया, लेकिन इससे पहले कि जया भादुड़ी फिल्म में काम करने मुंबई पहुंचती, असरानी ऋषिकेश मुखर्जी के पास पहुंच गए और उनके पीछे पड़ गए कि उन्हें भी फिल्म में एक रोल चाहिए ही चाहिए। इस बार उनकी गुजारिश रंग लाई और उन्हें फिल्म गुड्डी में एक अहम रोल मिल ही गया। ओके, सो नाइस ऑफ हिम। चिट्ठी आई जया भादुड़ी के नाम और सारे फिल्म इंस्टीट्यूट में हंगामा हो गया कि लड़की को बुला रहे हैं ऑडिशन के लिए, अभी सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा। और मैं उसको पहले ही पहुंच गया, मेरे को देखते बोले असरानी तुम कैसे आ गया? फिर उन्होंने सीन दिया। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? एक्टिंग करते हुए आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाए तो एक्सप्रेशन ठीक नहीं आते। I mean, जाओ भैया, ऐसे ही बनते हो, वहां तो तुम्हें कोई जानता भी नहीं होगा। मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। फिल्म गुड्डी असरानी के लिए बड़ा ब्रेक था। इसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी लगभग हर फिल्म में लिया। इन्हीं की फिल्म बावर्ची की शूटिंग के दौरान असरानी की मुलाकात हुई सुपरस्टार राजेश खन्ना से। अब तुम कहोगे चचा गालिब के यहाँ भी नौकरी की थी। नहीं भैया नहीं, उस वक्त तो मेरा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ था। गुरुदेव के पास? तुम्हारी उम्र क्या है? 30। गुरुदेव गुजरे थे ईयर 1941। 19। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको।
गुरुदेव गुजरे थे 1941 हाँ। मतलब 30 साल पहले। अच्छा, और तुम 30 साल का। तो बेटा तुमने शायरी कब सीखी? फिल्म नमक हराम की शूटिंग के दौरान असरानी और राजेश खन्ना करीबी दोस्त बने। फिर तो राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के प्रोड्यूसर से यही कहते कि बाबू मशाई, ये जो असरानी है ना, असरानी कमाल का कॉमिक एक्टर है रे, आई हेट टीयर्स, और इसकी कॉमेडी से टीयर्स गायब हो जाते हैं और लोग मुस्कुराने लगते हैं। बोला था ना भांग के ऊपर दारू मत पी, हो गया ना फलाट। राजेश खन्ना का साथ मिला तो असरानी ने भी कामयाबी की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी। राजेश खन्ना के साथ असरानी ने लगभग 25 फिल्मों में काम किया। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में असरानी ने उनके करीबी दोस्त का किरदार ही निभाया। हेलो रोगी। रोगी बैठा हो, लेट जाओ लेट जाओ। अरे भाई लेट जाओ। ओके। ओह सॉरी, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। साल 1974 में फिल्म आज की ताजा खबर और 1977 में फिल्म बालिका वधू के लिए असरानी को बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। सालियां कितनी है जी? सालियां सिस्टर इन लॉ कितनी हैं जी? वो पता नहीं। अरे बिना पता किए ही शादी करने चल दिए? बीवी का नाम तो मालूम है? साल 1978 की फिल्म फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में असरानी ने किशोर कुमार के साथ ये गीत भी गाया जो बेहद मशहूर हुआ। सामने वो देख रे, एक ट्रक आ रहा, झूठ मत बोल, आ नहीं जा रहा। देखो आँख मारे, लाल लाल सिग्नल, सिग्नल को तोड़ दो, बात बड़ी सिंपल। देखो बेल बॉटम, गालों पे डिम्पल, हल्का सा गालों पे है एक पिंपल। मन्नू भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया, छोकरी की जेल में करेगा दादा भैया। तत्ता तरग धुन कुन जी दिक्कत को तुड़ेंगे तरग धुन धुन, तेरे जड़े धाम तेरे जड़े धाम तेरे जड़े धाम। हे मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम। असरानी का कॉमेडी करने का अपना एक खास स्टाइल था। वो दूसरे कॉमेडियंस की तरह ना तो नए नए गेटअप बदलते थे, ना ही महमूद और जॉनी वॉकर की तरह उन पर गाने फिल्माए जाते थे। वो ज्यादातर अपने चेहरे के हाव भाव और डायलॉग डिलीवरी से ही दर्शकों को हंसाने की कोशिश करते थे। अरे यार मगनलाल जी, एक बात बताओ जी। डिस्पेंसरी 10 बजे शुरू होती है यस। और तुम सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई करने की बजाय मक्खियां क्यों मारते हो? सर ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। बिजनेस जी। मक्खियों का क्या बिजनेस हो सकता है? अरे सर 5 पैसे की एक मक्खी बिकती है। हाँ ये देखिए 10 रुपए का माल इकट्ठा हो गया। मैं केक खा रहा हूँ, मक्खियां पास ला रहा है। Sorry। ये मक्खियां खरीदता कौन है? ये सामने बेकरी वाला। मक्खियों का बेकरी वाला क्या करता है यार? सर बंबई में किशमिश तो मिलता नहीं, इसलिए मक्खियों को शक्कर के पानी में डुबोकर केक के ऊपर लगा देते हैं। अच्छा। हाँ? ताकि केक खाने वाला मक्खियों को किशमिश समझ के खा जाए। कितनी बड़ी 420 करते हैं। बिल्कुल। है, मेरे लिए केक कभी उस बेकरी से मत लाना। सर हाँ। ये जो केक आप खा रहे हैं ये उसी बेकरी का है। अच्छा अच्छा। कॉमेडी रोल्स के साथ साथ असरानी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल भी लगातार करते रहे। इनमें से खून पसीना, अभिमान और सत्यकाम जैसी फिल्मों में गंभीर रोल भी थे, जिनमें उनकी सीरियस एक्टिंग की काफी तारीफ हुई। मत भूलो कि ये मेरा घर है। तेरा घर? हाँ मैं बिल्कुल भूल गया था। ये तेरा घर है, याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर। ढेर सारे कॉमिक और सपोर्टिंग रोल्स निभाते हुए असरानी का करियर अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें भी लग गया वो चस्का जो फिल्म इंडस्ट्री में सबको एक ना एक बार लगता जरूर है, यानी हीरो बनने का चस्का। अब असरानी को कोई प्रोड्यूसर तो हीरो ले नहीं रहा था, लिहाजा उन्होंने खुद ही एक फिल्म बना डाली, चला मुरारी हीरो बनने। जब वो नहीं सुधरे तो हम क्या सुधरेंगे। अपना हीरो बनने का शौक पूरा करने के लिए असरानी ने फिल्म बनाई चला मुरारी हीरो बनने। फिल्म में उनकी हीरोइन थी बिंदिया गोस्वामी।
जो ही सुरैया ने दरवाजा खोला वो हैरान हो गई, उसको यकीन नहीं हुआ। वो बोली, ग्रेगरी, you really? Is it a dream? साल 1977 में रिलीज हुई ये फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी थी जो गांव से मुंबई हीरो बनने आता है और हीरो बन भी जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि हीरो बनकर उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। लेकिन दर्शकों की समझ में ये नहीं आया कि फिल्म चला मुरारी हीरो बनने को एक कॉमेडी फिल्म माने या फिर एक गंभीर फिल्म। जो लोग असरानी की कॉमेडी देखने की उम्मीद लेकर इस फिल्म को देखने गए थे, वो इसे देखकर बड़े मायूस हुए। वो असरानी को एक हीरो के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाए। फिल्म की कहानी असरानी की असल जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठी। जैसे फिल्म के अंत में हीरो अपना सब कुछ गंवा देता है, वैसे ही असलियत में ये फिल्म बना के असरानी ने भी अपना सब कुछ गंवा दिया। ये फिल्म सुपर फ्लॉप रही और असरानी को काफी आर्थिक नुकसान। फिर क्या था, लौट के बुद्धू घर को आए। असरानी को लगा कि भाई ये हीरो बनने से अच्छा है कि हीरो का दोस्त बनकर ही हंसाया जाए और करियर चलाया जाए। मेरे मित्र का शरीर असरानी ने हर बड़े हीरो के साथ काम किया और उनके कई सीन आज तक बेहद मशहूर हैं। असरानी की कॉमेडी आम दर्शकों के लिए होती थी। वो छोटी छोटी सिचुएशन में ड्रामा डालकर लोगों को हंसाने की कोशिश करते थे। क्या बात करते हो? क्यों हार्ट अटैक देना चाहते हो? दिखाई नहीं दे रहा, हीरो नजर आ रहा है। क्या क्या बोलता क्या है? सुन वापस बोल रहा है। दिखाई नहीं दे रहा, मैं हीरे में दरार है। अब तो तुम क्या देखता कि तुम्हें हीरे में दरार? और आगे ऐसा नहीं, मुंडे और हीरा एक लेवल पे आना चाहिए। थोड़ा और आगे जैसे निश्चित ये लीजिए। अब आगे निकाल। अब ये हम हीरा हल्के से हटा देते हैं। रिलैक्स, अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है। भाई साहब, मुंडी मत हटाइएगा। मुंडी हटाइएगा तो नीचे से पिचकारी निकलेगा। पिचकारी निकलेगा तो ऊपर पिंजरे को छुएगा। पिंजरे को छुएगा तो पिंजरा नीचे आएगा। पिंजरा नीचे आएगा तो आपका फ्राई आमलेट हो जाएगा। ये तो मैंने ही बताया था। अरे मुझे क्या बता दिया? अरे मेरी बात तो सुनो। 70 के दशक में असरानी एक कॉमेडियन और सह अभिनेता के रूप में 107 फिल्मों में नजर आए और 80 के दशक में भी उन्होंने इतनी ही यानी 107 फिल्में की। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वो झूठा है वोट न उसको देना, वो झूठा है वोट न उसको देना, नोट भी दे तो वोट न उसको देना। हम करते हैं सेवा वो खाता है मेवा, हम करते हैं सेवा वो खाता है मेवा, तौबा नाम न उसका लेना। साल 1983 तक असरानी लगभग हर बड़ी फिल्म में नजर आते रहे, लेकिन इसी साल रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला के बाद असरानी ने लगभग 7 से 8 साल तक फिल्मों में काम नहीं किया। बाद में जब उन्होंने वापसी की तो हालात बदल चुके थे। इंडस्ट्री में कई नए कॉमेडियंस आ चुके थे। अब असरानी को छोटे छोटे रोल ही मिले। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। है? जबान लड़ाता है? सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा जी। मतलब बाद में गलती करेगा, नालायक। अपनी इस दूसरी पारी में असरानी अब दूसरे कॉमेडियंस को सपोर्ट करते नजर आए। उनके रोल भी पहले के मुकाबले छोटे हो गए। इंस्पेक्टर असगर सिंह रिपोर्टिंग। वेलकम सर। थैंक यू। सेठ जी, ये घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की है। सर आप ये ढाबा गिरवा दीजिए, ये क्या मैं आपको 10 घड़ियां ला के दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। असरानी ने 6 फिल्मों का निर्देशन भी किया, लेकिन ये फिल्में बहुत ज्यादा नहीं चली। आज भी असरानी कई बड़ी फिल्मों में लगातार नजर आ रहे हैं, लेकिन अब भी जब आप असरानी की हाल में रिलीज हुई फिल्में देखेंगे तो आपको लगेगा कि शोले के असर से असरानी आज भी बच नहीं पाते। उनकी डायलॉग डिलीवरी से आज भी अंग्रेजों के जमाने का जेलर झांकने लगता है। शर्म नहीं आती? अच्छे खासे राजघराने का है, तेरे बाबूजी जज थे। अरे उनका नाम बदनाम करने की ठान ली तूने। तू अपनी जबान पे कायम क्यों नहीं रहता पे? ये जोकर आज भी लोगों को हंसा रहा है। हालांकि आज फिल्मों का अंदाज बिल्कुल बदल गया है, लेकिन असरानी का अंदाज
इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। रोल भले ही छोटा हो, लेकिन असरानी को देखकर आज भी होंठों पर जबरन मुस्कुराहट खेलने लगती है। आज बस इतना ही, अगली बार एक और जोकर की कहानी लेकर मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। कहता है जोकर सारा जमाना, मेरा नाम जोकर।